आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं ध्रुव वर्मा। आप देख रहे हैं खबरी अड्डा। आज खबरें कुछ मनोरंजन जगत की। विवादित महिला धर्मगुरु सुखविंदर कौर उर्फ राधे माँ के कलर्स टीवी के बहुचर्चित शो बिग बॉस में शामिल होने पर मचे बवाल और सनातन धर्म की हो रही बदनामी को लेकर के साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद आगे आई है। अखाड़ा परिषद ने राधे माँ से दूरी बनाते हुए उनसे पूरी तरह किनारा कर लिया है। आगे आप वीरेंद्र चक्रवर्ती की रिपोर्ट में देखें। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा है कि राधे माँ का किसी भी अखाड़े से फिलहाल कोई संबंध नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि राधे माँ ना ही कोई सन्यासी हैं और ना ही साध्वी हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व में जूना अखाड़े ने उन्हें सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए महामंडलेश्वर की पदवी जरूर दी थी, लेकिन बाद में उनके बारे में सच्चाई का पता चलने पर जूना अखाड़े से निष्कासित भी कर दिया। महंत नरेंद्र गिरी ने कहा है कि राधे माँ माता की चौकी करती हैं और वे कहाँ किस्सों में जाती हैं या उनका निजी मामला हो सकता है, जिससे फिलहाल अखाड़ा परिषद या साधु संतों का कोई लेना देना नहीं है। महंत नरेंद्र गिरी ने राधे माँ को धार्मिक आस्था को लेकर के कहा है कि राधे माँ को कोई भी आस्था की कोई भी जानकारी नहीं है और केवल धर्म की स्थापना नाचने गाने से ही नहीं हो जाती। हालांकि उन्होंने दावा किया है कि मौजूदा समय में राधे माँ सनातन धर्म में आने वाले किसी भी अखाड़े में किसी भी पद पर नहीं है। हम आपको बता दें कि प्रयागराज में जनवरी 2019 में आयोजित दिव्य और भव्य कुंभ के पहले राधे माँ की जूना अखाड़े में महामंडलेश्वर के तौर पर वापसी कर ली गई थी, लेकिन अपने साथ जुड़े विवादों के चलते राधे माँ प्रयागराज कुंभ मेले से पहले निकलने वाली जूना अखाड़े की पेशवाई में शामिल नहीं हुई थी। महंत नरेंद्र गिरी ने लोगों से अपील की है कि राधे माँ को साधु संतों की कैटेगरी में ना देखा जाए। उन्होंने कहा है कि राधे माँ के सनातन धर्म की परंपरा के खिलाफ काम करने पर अखाड़ा परिषद कार्यवाही भी करेगा। महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि राधे माँ के मामले में वे जूना अखाड़े के संरक्षक और अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी से भी बात करेंगे। आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं ध्रुव वर्मा। आप देख रहे हैं खबरी अड्डा। आज खबरें कुछ मनोरंजन जगत की। विवादित महिला धर्मगुरु सुखविंदर कौर उर्फ राधे माँ के कलर्स टीवी के बहुचर्चित शो बिग बॉस में शामिल होने पर मचे बवाल और सनातन धर्म की हो रही बदनामी को लेकर के साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद आगे आई है। अखाड़ा परिषद ने राधे माँ से दूरी बनाते हुए उनसे पूरी तरह किनारा कर लिया है। आगे आप वीरेंद्र चक्रवर्ती की रिपोर्ट में देखें। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा है कि राधे माँ का किसी भी अखाड़े से फिलहाल कोई संबंध नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि राधे माँ ना ही कोई सन्यासी हैं और ना ही साध्वी हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व में जूना अखाड़े ने उन्हें सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए महामंडलेश्वर की पदवी जरूर दी थी, लेकिन बाद में उनके बारे में सच्चाई का पता चलने पर जूना अखाड़े से निष्कासित भी कर दिया। महंत नरेंद्र गिरी ने कहा है कि राधे माँ माता की चौकी करती हैं और वे कहाँ किस्सों में जाती हैं या उनका निजी मामला हो सकता है, जिससे फिलहाल अखाड़ा परिषद या साधु संतों का कोई लेना देना नहीं है। महंत नरेंद्र गिरी ने राधे माँ को धार्मिक आस्था को लेकर के कहा है कि राधे माँ को कोई भी आस्था की कोई भी जानकारी नहीं है और केवल धर्म की स्थापना नाचने गाने से ही नहीं हो जाती। हालांकि उन्होंने दावा किया है कि मौजूदा समय में राधे माँ सनातन धर्म में आने वाले किसी भी अखाड़े में किसी भी पद पर नहीं है। हम आपको बता दें कि प्रयागराज में जनवरी 2019 में आयोजित दिव्य और भव्य कुंभ के पहले राधे माँ की जूना अखाड़े में महामंडलेश्वर के तौर पर वापसी कर ली गई थी, लेकिन अपने साथ जुड़े विवादों के चलते राधे माँ प्रयागराज कुंभ मेले से पहले निकलने वाली जूना अखाड़े की पेशवाई में शामिल नहीं हुई थी। महंत नरेंद्र गिरी ने लोगों से अपील की है कि राधे माँ को साधु संतों की कैटेगरी में ना देखा जाए। उन्होंने कहा है कि राधे माँ के सनातन धर्म की परंपरा के खिलाफ काम करने पर अखाड़ा परिषद कार्यवाही भी करेगा। महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि राधे माँ के मामले में वे जूना अखाड़े के संरक्षक और अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी से भी बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम ध्रुव वर्मा है। आप देख रहे हैं खबरी अड्डा।
खबरें कुछ राजनीति जगत से। रामपुर के सपा सांसद आजम खान और पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला को इलाहाबाद हाई कोर्ट से 2 मामलों में जमानत मिल गई है। यह जमानत बेटे अब्दुल्ला के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में मिली है। इसके अलावा सरकारी संघ की दुकान आवंटित कराने को लेकर के दर्ज मुकदमे में आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को जमानत मिली है। आपको बता दें कि 1 सितंबर को सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया था। हालांकि दोनों मामलों में जमानत के बाद भी आजम खान जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। आजम खान के खिलाफ दर्ज 90 मामलों में अब तक 86 मामलों में जमानत मिल चुकी है। हाई कोर्ट के 2 और जिला कोर्ट रामपुर के 2 मुकदमे में जमानत मिलना बाकी है। नमस्ते, मेरा नाम ध्रुव वर्मा है और आप देख रहे हैं खबरी अड्डा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक तथा उनकी पत्नी साधना गुप्ता को भी कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है। बुधवार को उन्हें मेदांता में भर्ती कराया गया। मुलायम सिंह यादव के बेटे एवं पूर्व मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि नेताजी की तबीयत फिलहाल ठीक है, नेताजी का स्वास्थ्य स्थिर है। बुधवार को कोरोना पॉजिटिव होने पर उन्हें गुड़गांव के मेदांता में स्वास्थ्य लाभ के लिए भर्ती कराया गया है। मुलायम सिंह के साथ उनकी पत्नी साधना गुप्ता भी कोरोना संक्रमित हुई है। बता दें कि इससे पहले अमरोहा में नौगांव सादात, आगरा की टुंडला, कानपुर की घाटमपुर और जौनपुर की मल्हनी सीट पर उम्मीदवारों के नामों का चयन हो चुका है। बुलंदशहर सीट पर अभी प्रत्याशी का नाम फाइल नहीं हुआ है। गौरतलब है कि यूपी की 8 सीटों में से 7 सीटों पर 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम ध्रुव वर्मा है और आप देख रहे हैं खबरी अड्डा। दोस्तों नेपाल से एक खबर आ रही है। नेपाल ने भारतीय ब्रॉडकास्टर्स फोरम की अपील को ठुकराते हुए गुरुवार देर रात क्लीन फीड विज्ञापन मुक्त प्रसारण लागू कर दिया। इससे शुक्रवार मध्य रात्रि 12 बजे से भारतीय सहित कुल 108 विदेशी चैनलों का प्रसारण नेपाल में बंद हो जाएगा। और एक अनुमान लगाया गया है कि इससे भारतीय चैनलों को सालाना करीब 8 अरब की चपत लगेगी। सुदूर पश्चिमी में चीनी अतिक्रमण में सहमा नेपाल अक्टूबर पहले सप्ताह से भारत से रिश्ते सुधारने में जुटा रहा। इस बीच उसने भारतीय चैनलों पर नकेल के लिए प्रस्तावित विज्ञापन मुक्त नीति के आदेश पर भी रोक लगा दी। इससे समाचार में लगायत मनोरंजन चैनलों को भी बड़ी राहत मिली। लेकिन गुरुवार देर रात अचानक नेपाल अपने वादे से मुकर गया। जी और सोनी टीवी को भले राहत मिल जाए, नेपाल ने बताया है कि नए नियम के तहत जी के 12 और सोनी के 8 चैनलों का प्रसारण फिलहाल होगा, लेकिन समाचार चैनलों की नेपाल से विदाई हो जाएगी। इसी के साथ कार्टून और कलर्स चैनल सहित दूसरे भारतीय मनोरंजन चैनलों का प्रसारण रोक दिया जाएगा। वैसे पहले यह रोक 8 अक्टूबर से लगनी थी, लेकिन नेपाल ने पहले 8 अक्टूबर से विज्ञापन मुक्त नीति लागू करने की तैयारी की थी, लेकिन बदले हालात में भारतीय ब्रॉडकास्टर्स फोरम की अपील पर उसने इसे स्थगित कर दिया था। गुरुवार रात अचानक नेपाल अपने वादे से मुकर गया। नेपाल की पहली पसंद है भारतीय चैनल भी है आजकल, क्योंकि नेपाल में भारतीय मनोरंजन टीवी चैनल खासे पसंद किए जाते हैं। करीब 7 प्रदेशों में नेपाली चैनलों की अपेक्षा हिंदी चैनलों को बेहतर पैठ मानी जाती है। मध्य में तो भारतीय चैनलों की टीआरपी पहले नंबर पर ही रहती है। बात चाहे फिल्म की हो या किसी धारावाहिक की, यहाँ भारतीय चैनल सभी की जुबां पे रहते हैं। ऐसे में नेपाली और विदेशी कंपनियां भारतीय चैनलों में ही विज्ञापन प्रसारित करती हैं। इनकी अपेक्षा नेपाली चैनलों की आमदनी 1/4 भी नहीं हो पाती। वैसे अब भारतीय चैनलों की कमाई पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। नेपाल सरकार का मानना है कि भारतीय चैनलों के प्रभाव के कारण नेपाली चैनलों की स्थिति दयनीय हो गई है। यही कारण है कि उसने विदेशी चैनलों के लिए विज्ञापन मुक्त प्रसारण नीति लागू कर दी है। इसके बाद भारतीय चैनलों को नेपाल से विज्ञापन मिलना बंद हो जाएगा। ऐसे में बगैर आय प्रसारण आसान नहीं हो पाएगा और नेपाल का कहना है कि सालाना करीब 8 अरब की आय की उम्मीद लगाए बैठा है वो। नेपाल विज्ञापन संघ के अनुसार विदेशी चैनलों के विज्ञापन मुक्त प्रसारण से नेपाली चैनलों
को सीधे सीधे लाभ होगा। इससे भारतीय चैनलों को सालाना करीब 8 अरब नेपाली रुपए की होने वाली आमदनी नेपाली चैनलों के हिस्से में आएगी। इससे उसकी स्थिति बेहतरीन होगी। नमस्ते, मेरा नाम ध्रुव वर्मा है और आप देख रहे हैं खबरी अड्डा। बिहार विधानसभा चुनाव में जहां लालू प्रसाद यादव और नीतीश पर बयानबाजी चल रही है, ये नीतीश कुमार इतना घटिया स्कैंडलस मास्टर माइनॉरिटी में ही चला गया है। डाइवोर्स होने के बाद से ये पागल हो गया है और हर एमएलए पर डोरा डालना, नेता पर डोरा डालना, किसी को ये विभाग, किसी को वो विभाग, कोई को वो विभाग। हमने सुना कि प्रलोभन देके आई जो यह स्पीकर है, यहाँ का स्पीकर, इतना इसको कौन शब्दों से मतलब ये किया जाए, और दे दिया कि 13 एमएलए का ग्रुप बना दिया। अरे कैसे तो बना दिया? बिहार वासियों, देशवासी भाइयों, ये आदमी बिल्कुल जमीन में दब गया है, कोई फैक्टर नहीं है। भाजपा से भी मिला हुआ है, ये दोनों मिल करके और हमारे दल को तोड़ने का कोशिश किया। हमारा एमएलए इंटैक्ट है और फिर वो सब एमएलए आप ही लोग के टीवी पर और सब अभी आ भी रहे हैं। तो ये और जो टेक्निकल जो बातें हैं, खिलाफ क्या करेंगे? अरे भाई सब कार्यक्रम बना रहे हैं ना। वहीं बिहार में हो रहे विधानसभा के चुनाव में भागलपुर जिले का पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ा ही दिलचस्प मामला सामने आया है। यहाँ एक पिता ने अपने पुत्र को हराने की ही ठान ली है और चुनावी मैदान में कूद गए हैं। ऐसे में पिता पुत्र का चुनावी मैदान में एक दूसरे के सामने होने का कारण यह चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि महागठबंधन में हुए सीट के बंटवारे में पीरपैंती सीट राजद के खाते में गई है, जहां से राजद ने पिछली बार 2015 में चुनाव जीते थे। रामविलास पासवान को ही फिर से अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं इसी सीट से चुनाव लड़ने रामविलास पासवान के पिता उधाली पासवान भी मौजूद हैं। उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया है। उनका एकमात्र मकसद यही है कि किसी तरह से उनका बेटा यह चुनाव हार जाए। पिछली बार भी उन्होंने बतौर निर्दलीय उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल किया था, लेकिन सामाजिक दबाव के वजह से आखिरी समय में अपना नामांकन वापस ले लिया था। लेकिन इस बार वह कुछ भी मानने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि वह अपने पुत्र से खुश नहीं है। यहाँ बता दें कि पीरपैंती सीट पर मतदान दूसरे चरण में 3 नवंबर को होना है। भाजपा ने इस सीट के ललन पासवान को अपना उम्मीदवार बनाया है। 2015 में चुनाव में भी राजद के रामविलास पासवान व भाजपा के प्रत्याशी रहे ललन पासवान के बीच ही टक्कर हुई थी, जिनमें राजद प्रत्याशी ने भाजपा प्रत्याशी को 5144 मतों से शिकस्त दी थी। ऐसे में अगर पिता अपने जिद पर कायम रहते हैं तो संभव है कि इसमें राजद प्रत्याशी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नमस्ते, मेरा नाम ध्रुव वर्मा है और आप देख रहे हैं खबरी अड्डा। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान आज का दिन सबसे खास रहा, जहां एक मंच से पीएम और सीएम विपक्ष पर हमलावर रखे। वहीं विपक्ष के मंच पर राहुल और तेजस्वी ने एनडीए पर हमला किया। आप देश को रोजगार देते हो, नरेंद्र मोदी जी ने आपको क्या दिया, क्या किया आपके साथ, आपको बताएंगे। पहली कुल्हाड़ी नोटबंदी, दूसरी कुल्हाड़ी जीएसटी, 2 कुल्हाड़ी हमारी। और अब कहते हैं 19 लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे। अच्छा भैया, 19 लाख युवाओं को रोजगार दोगे, पिछले 7-8 साल से आप क्या कर रहे थे? पिछले 6 महीने में आपने क्या किया? उससे पहले आपने क्या किया? चुनाव आया तो 19 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा, जैसे पहले कहा था। इन तमाम हलचलों के बाद तेजस्वी यादव ने अपने प्रश्नों की फहरिस्त तैयार की, जिसके बाद पीएम और सीएम से कई सवाल पूछे। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आज प्रधानमंत्री जी का चुनावी दौरा था। जो उम्मीद बिहार के युवा और किसान को थी, उस पर हम कुछ कहना चाहते हैं। वहीं गया में प्रधानमंत्री ने कहा, एनडीए के विरोध में इन लोगों ने मिलकर जो पिटारा बनाया है, जिसे ये लोग महागठबंधन कहते हैं, उसकी रंग रंग से बिहार वाकिफ है। साथियों,
बिहार के विकास की हर योजना को अटकाने और लटकाने वाले ये लोग हैं जिन्होंने अपने 15 साल के शासन में लगातार बिहार को लूटा, बिहार का मान मर्दन किया। आपने बहुत विश्वास के साथ इन्हें सत्ता सौंपी थी, लेकिन इन्होंने सत्ता को अपनी तिजोरी भरने का माध्यम बना लिया। जब बिहार बिहार ऐसा पहला प्रदेश बन गया है जहां पर कोरोना संक्रमण के बीच में चुनाव होने जा रहे हैं। पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार के चुनाव में कोई भी जनसभा नहीं होगी, हेलीकॉप्टर रैलियां नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। रैलियां हो रही हैं, हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, लेकिन कोरोना के सभी एसओपीज का ख्याल रखा जा रहा है। रैलियों में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क को पहनने, सैनिटाइजर के इस्तेमाल, सभी चीजों का ख्याल रखा जा रहा है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बाद अब जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का हेलीकॉप्टर भी उड़ रहा है, बिहार का दौरा कर रहा है और बिहार के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर लोगों को पप्पू यादव संबोधित कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे हैं। और साथ में आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण भी मौजूद हैं। आपको पता है कि पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी ने भीम आर्मी के साथ मिलकर नया गठबंधन तैयार किया है, जिसका नाम पीडीए दिया गया है। आप तस्वीरों में देखिए कि पप्पू यादव किस तरह से हेलीकॉप्टर में सवार होकर लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। उनका जो आज पूरे दिन का कार्यक्रम है, सबसे पहले वो पटना एयरपोर्ट से संदेश विधानसभा के हरिवंश उच्च विद्यालय पहुंचे और फिर वे चांदी कोइलवर के लिए वहां से प्रस्थान किए। संदेश विधानसभा के हरिशंकर उच्च विद्यालय चांदी कोइलवर में उन्होंने आम सभा को संबोधित किया। फिर करीब 11 बजे भोजपुर जिले के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के दियारा खेल मैदान में उन्होंने आम जनता को संबोधित किया। फिर 12 बजे जो उनका कार्यक्रम था वो ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र के राजपुर उच्च विद्यालय में हुआ। वहां पर अर्जुनपुर मैदान में उन्होंने आम जनता को संबोधित किया। दोपहर 1 बजे भभुआ विधानसभा क्षेत्र के नगर पालिका मैदान में उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। फिर दोपहर के 2:30 बजे करगहर विधानसभा क्षेत्र के राजकीय आदर्श मध्य विद्यालय में नरवर भागीरथा कोचस के मैदान में उन्होंने एक रैली को उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। फिर दोपहर के 3:30 बजे अरवल विधानसभा के गांधी मैदान में उन्होंने लोगों को संबोधित किया, चुनावी सभा को संबोधित किया। उसके बाद 4:30 बजे का उनका वापसी का जो कार्यक्रम है वो 4:30 बजे का है। 5 बजे फिर वे अपने प्रदेश कार्यालय पहुंच जाएंगे। तो पूरे दिन ही पप्पू यादव की आज हेलीकॉप्टर रैली रही, साथ में चंद्रशेखर आजाद रावण मौजूद रहे। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि जो जनता है, जो भीड़ है, वो पप्पू यादव को देखने के लिए वहां पर पहुंची थी। पप्पू यादव ऊपर से ही इशारा कर रहे थे लोगों को थोड़ा दूर हटने के लिए, ताकि हेलीकॉप्टर से उन्हें कोई खतरा ना हो सके। और चंद्रशेखर आजाद रावण हर सभा में उनके साथ मौजूद हैं, दोनों हाथ पकड़े हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं। काफ़ी अच्छी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है और जनता का समर्थन मिल रहा है पप्पू यादव को, ये भी दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में लोग पप्पू यादव की बातें सुनने, उनके सभा में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो पप्पू यादव भी अपनी हेलीकॉप्टर रैली के साथ निकल पड़े हैं। आज से उन्होंने शुरुआत कर दिया है, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में घूम रहे हैं और आगे भी इसी तरह की वे रैलियां करने वाले हैं, जनता को संबोधित करने वाले हैं। करें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम ध्रुव वर्मा है और आप देख रहे हैं खबरी अड्डा। आपको बहुत अच्छी जानकारी आज देने जा रहे हैं जो कि आपके प्रतिदिन की दिनचर्या में है। और सबसे बड़ी खबर ये है कि अगर एटीएम में आपका ट्रांजैक्शन फेल्ड हो गया है
और आपके खाते से पैसे कट गए हैं तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बैंक आपके खाते में 5 दिन के अंदर पैसा लौटा देगा। यदि ऐसा नहीं करता है बैंक, तो बैंक को 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना होगा। आरबीआई के दिशा निर्देशों से आरबीआई ने बताया है, अगर एटीएम से पैसे नहीं निकले, अकाउंट से रकम कट गई है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं। आपको बस जिस बैंक अकाउंट का एटीएम इस्तेमाल किया है उसकी होम ब्रांच में इसकी शिकायत करनी होगी। अगर बैंक खाते से पैसा कट गया और एटीएम से कैश नहीं निकला है तो ऐसे मामलों में बैंक को ट्रांजैक्शन के 5 दिन के भीतर आपके खाते में पैसे लौटाने होंगे। अगर बैंक ने 5 दिनों के भीतर आपके खाते में पैसे जमा नहीं किए तो बैंक आपको 5 दिन के बाद प्रतिदिन 100 रुपये के हिसाब से जुर्माना देगी। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि आपको बैंक में अपनी शिकायत 30 दिन के भीतर करनी होगी। यदि आप 30 दिन के भीतर अपनी शिकायत दर्ज नहीं कराते हैं तो बैंक आपको जुर्माना नहीं देगी। आपको बता दें कि अगर आपको 5 दिन में पैसे वापस नहीं होता है तब आप प्रतिदिन 100 रुपये जुर्माने के हकदार हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा, यदि ये सब प्रक्रिया होने के बाद भी यदि बैंक पैसा नहीं देती है तब हम क्या करें? तो आपको हम बता दें कि आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को आप शिकायत कर सकते हैं। बैंकिंग लोकपाल की साइट पर जा कर के वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर और उसकी कंप्लेंट बॉक्स में आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम ध्रुव वर्मा है और आप देख रहे हैं खबरी अड्डा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति की। उत्तर प्रदेश की राजनीति कहीं पता नहीं कहाँ से शुरू होती है और कहाँ ख़त्म हो जाती है, ये शायद किसी को ना पता चला हो। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या सियासत घमासान चल रहा है, सियासी घमासान के बीच आज का क्या हुआ और क्या अपडेट्स हैं, ये सभी चीज़ें हम आपके साथ जिक्र करेंगे। अखिलेश यादव ने एक जानकारी दी है अनु टंडन की। अनु टंडन वही जो कि उन्नाव की पूर्व सांसद कांग्रेस की रह चुकी हैं। अनु टंडन ने सपा पार्टी को ज्वाइन कर लिया और उसके साथ बहुत सारे उनके कार्यकर्ता, समर्थक, ये सब ने कहीं ना कहीं सपा पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। वहीं पर यदि बात करें बांगरमऊ विधानसभा की, बांगरमऊ विधानसभा में उपचुनाव है। बांगरमऊ विधानसभा उपचुनाव के पहले एक ये सियासी उलटफेर शायद कांग्रेस को महंगा पड़ गया। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का भी मानना है कि जो आरती वाजपेयी वहाँ से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं, तो उनके साथ कांग्रेस के समर्थक जो कि अनु टंडन के समर्थक थे, वे कहीं ना कहीं खड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस के पक्ष में वोट भी नहीं मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक समीकरण जो बना रखा था कांग्रेस ने, ये सब ध्वस्तहीन तो नहीं हो गया। अब उसका फ़ायदा किसे मिलेगा ये तो सब 10 तारीख को जानने की बात है कि 10 तारीख को पता चलेगा कि किसको इसका लाभ मिला। वहीं पर जो बांगरमऊ विधानसभा है, बांगरमऊ विधानसभा से सभी प्रत्याशियों ने अपनी दावेदारी ठोकी है और अपनी मेहनत कर रहे हैं, जुटे हैं। लेकिन कांग्रेस का ये खेल शायद उल्टा पड़ गया सपा में ज्वाइन करने के बाद। और अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए यह बात भी कही कि हमारी जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, योगी सरकार, वो ठोकने की बात करती है। और इस पर भी तंज कसे, बीजेपी पर बहुत तीखे वार भी किए। अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसे लोग कैसे सत्ता चलाएंगे जब वो ठोकने की बात जनता को कहते हैं, और ये कहाँ तक की ज़रूरी है कि ठोक दिया जाए, ये सारी चीज़ों की बयानबाजी अखिलेश यादव ने की। बात यहीं पर नहीं ख़त्म हुई, उसके आगे प्रियंका गांधी ने भी बहुत तीखे वार करे और भाजपा पर बहुत सारी इल्ज़ाम भी लगाए। और यदि बात करें लखनऊ के चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे की, तो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा जो है वो सोमवार से वो
अडानी ग्रुप उसकी देखरेख करेगा अगले 50 साल तक की। इसी पर प्रियंका गांधी ने वार करते हुए कहा, एक ट्वीट लिखा है और ट्वीट किया है प्रियंका गांधी ने, वो हम आपको बता रहे हैं, पढ़ करके बता रहे हैं क्या ट्वीट किया है प्रियंका गांधी ने। भाजपा का जनता को दिवाली गिफ्ट, भयंकर महंगाई, भाजपा का अपने पूंजीपति मित्र को दिवाली गिफ्ट, 6 एयरपोर्ट, पूंजीपतियों का साथ, पूंजीपतियों का विकास। फिर उसके बाद प्रियंका यहीं पर नहीं रुके, कुछ समय बाद प्रियंका ने एक और ट्वीट किया। प्रियंका ने अगला जो ट्वीट किया है उसमें लिखा है, पिछले 1 साल में आलू के दाम लगभग 100% और प्याज के दाम 50% बढ़े हैं, क्योंकि महंगाई वाली मार जो है वो बहुत चरम पर पहुंची जा रही है। फिर उन्होंने लिखा, जहां एक तरफ जनता सब्जियों के बढ़ते दामों के चलते बेहाल है, वहीं उनको उगाने वाले अन्नदाताओं को इनके दाम नहीं मिलते हैं और उन पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है। ये सरकार किसान, गरीबों एवं मध्य वर्ग की दुश्मन है। तो दोस्तों, ये सब प्रियंका गांधी ने, ये सब राजनीतिक उठापटक चलती रहती है, राजनीतिक वार चलते रहते हैं। और वास्तव में ये बात यदि देखी जाए तो महंगाई वास्तव में बहुत चरम तक की, प्याज की बात ले ली जाए या आलू की बात ले ली जाए, लेकिन इस पर हम कहीं अगला वीडियो बनाएंगे और हम इस पर पूरी जानकारी देंगे कि महंगाई क्यों बढ़ी है या ये क्या कम होगी या नहीं होगी, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप से हम विदा लेते हैं और कैसी लगी जानकारी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हम चलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उधर गले मिलना छोड़ो, अडवाणी जी के और तो देखते भी नहीं है, मतलब यूं, ये कौन है भाई, ये कौन है, मैं हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हूं, ये कौन है? अरे मोदी जी, इन्होंने आपको सिखाया, ये आपके गुरु हैं, घूमिए, इनको धन्यवाद करिए, इनका जो एक्सपीरियंस है उससे सीखिए। मगर नहीं, मैं प्रधानमंत्री हूं, मेरे आने से पहले हाथी सो रहा था। तरफ देखिए, अब दूसरी तरफ देखिए, नरेंद्र मोदी की ओर देखिए। यहां आए, अलग अलग वायदे किए, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। सच था या झूठ? झूठ। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाऊंगा, सच था या झूठ? हाटी समाज की मदद करूंगा, सच था या झूठ? नरेंद्र मोदी जी 5 साल से प्रधानमंत्री हैं, एक बार प्रधानमंत्री बने, यहां पे 6 बार वीरभद्र सिंह जी चीफ मिनिस्टर बने हैं। वीरभद्र सिंह जी समझ सकते हैं कि इंसान गलती करता है, गलती हो जाती है। और वीरभद्र सिंह जी, मैं स्टेज पे सारे नेता, कांग्रेस पार्टी के लोग गलती से सीखते हैं। नरेंद्र मोदी गलती से सीखना छोड़ो, वो तो पहचानते ही नहीं है कि गलती हुई है। देखिए, पूरा देश, और सुनते नहीं है, पूरा देश कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जी, आपने नोटबंदी में भयंकर गलती की। देश कह रहा है, पता नहीं आपने जानबूझ के किया, अदानी जी की, अंबानी जी की मदद करने के लिए किया, या आपने किसी और कारण किया, मगर मोदी जी गलती हुई है। जनता कह रही है, शिमला के दुकानदार कह रहे हैं, जो सेब उगाते हैं वो लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी, आपने पूरे हिंदुस्तान को जबरदस्त चोट मारी, दर्द हुआ हमें,
दुकानें बंद हो गई, बिजनेसेस बंद हो गए, इनफॉर्मल इकोनॉमी खत्म हो गई। 2-3 साल हो गए, मगर नरेंद्र मोदी जी, आपने देश को यह नहीं बोला कि हां, नोटबंदी में, गब्बर सिंह टैक्स में मैंने गलती की। अगर व्यक्ति अपनी गलती को नहीं पहचानता है तो वो सीख ही नहीं सकता है। अब देखिए, हालत देखिए, पहले यहां आए, कहते थे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, किसानों को सही दाम दूंगा, 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालूंगा, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दूंगा। लिस्ट थी उनके पास, पढ़ पढ़ के उन्होंने बोल दिया, झूठ बोला, करने के बारे में नहीं सोचा, बस कहा भाई चुनाव जीतना है, मैं शिमला में जाके कुछ बोलूंगा, चंडीगढ़ में कुछ और बोल दूंगा, कर्नाटक में कुछ और बोल दूंगा, असम में कुछ और बोल दूंगा, जो भी जनता सुनना चाहती है बोल दूंगा, बाद में देखेंगे। 5 साल हो गए, नरेंद्र मोदी आते हैं, भ्रष्टाचार की बात नहीं कर सकते, बेरोजगारी की बात नहीं कर सकते, किसान की बात नहीं कर सकते, 15 लाख की बात नहीं कर सकते। आप उनके भाषण सुनिए। इस बार आए, उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की बात की। कहा उन्होंने कि भाई मैं इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाऊंगा, पिछली बार कहा था, नहीं कह सकते। नरेंद्र मोदी आजकल भाषण में कुछ कह ही नहीं सकते। आज टीवी पे इंटरव्यू होता है, सवाल उनको दिए जाते हैं, नरेंद्र मोदी पढ़ के सवाल का जवाब देते हैं। देश के सामने बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। हिंदुस्तान के हर कोने में युवा चला रहा, भैया हमें रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं आम पेड़ पे चढ़कर उतार के खाता हूं। मैं सोचिए, मैंने अपना कुर्ता काट दिया, सूटकेस में कम जगह थी, नया आइडिया आया, मैंने कुर्ता काट दिया, सूटकेस में आसानी से जाता है। मतलब कौन सी दुनिया में है, कौन सी दुनिया में है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री। कहते हैं कि बालाकोट पर अटैक हो रहा था, वायुसेना के लोग आए, मुझे कहते हैं मौसम खराब है, इसको डिले करना चाहिए। और देखिए प्रधानमंत्री में कितना ज्ञान है, देखिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कितनी समझ है। एयरफोर्स के लोगों को कहा घबराओ मत, बादलों से हमें फायदा मिलेगा। रेडार हवाई जहाज को बादलों में नहीं देख पाएगा। और फिर कहते हैं कि मैंने ये वायुसेना के लोगों को समझाया। मतलब जिन लोगों को ज्ञान है, जिन लोगों को समझ है, उनकी बात नहीं सुनते प्रधानमंत्री, अपनी दुनिया में है। नरेंद्र मोदी जी, जब ऐसे बादल आते हैं तो क्या एयर इंडिया के हवाई जहाज, इंडिगो के हवाई जहाज, जेट एयरवेज के हवाई जहाज सब गायब हो जाते हैं क्या? मतलब समझ ही नहीं है। मैं बताऊं आपको, सच्चाई है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को समझ ही नहीं है और इस बात को 5 साल के लिए छुपा के रखा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। मैं हर 2 दिन प्रेस वालों से मिलता हूं, पूछो जो सवाल पूछना है। मुझसे कहते हैं भैया रोजगार के बारे में बताइए, किसानों के बारे में बताइए, न्याय योजना के बारे में बताइए। उनसे कहते हैं
आम आप कैसे खाते हो? मोदी जी आप कुर्ता कैसे पहनते हो? मोदी जी रेडार के बारे में बताइए, बादलों के बारे में बताइए। मोदी जी डिजिटल कैमरा के बारे में बताइए। मोदी जी आपने इंटरनेट जो बनाया, जो आपने पहला डिजिटल कैमरा यूज किया, अडवाणी जी की जो फोटो ली आपने, डिजिटल कैमरा बनने से पहले जो आपने ली, उसके बारे में बताइए अडवाणी जी। मोदी जी मुझसे कहेंगे न्याय योजना में पैसा कहां से आएगा, किसानों को आप सही दाम कैसे दोगे? आपने देखा, देखिए हंस रहे हैं, ये देखो, वो देखो हंस रहा है। छुपो मत भैया, आगे आओ, आगे आओ, ये देखो हंस रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जज आते हैं, कहते हैं हमें काम करने नहीं दिया जा रहा। आरबीआई ने देश की अर्थव्यवस्था को रास्ता दिखाया, 70 साल से चला रहा है। आरबीआई में मतलब हिंदुस्तान की जो इकोनॉमिक नॉलेज है, अर्थव्यवस्था के बारे में जो ज्ञान है, पूरा का पूरा उसमें भरा है, लिस्ट है वहां पे। उनसे नहीं पूछा, नोटबंदी कर दी। पता नहीं मालूम है नहीं मालूम आपको, नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट को नोटबंदी के समय रेस कोर्स रोड में ताले से बंद किया था। सच्चाई है। एसपीजी वाले मेरी भी सिक्योरिटी करते हैं। इन्होंने बताया मुझे कि आप जानते हो कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने नोटबंदी से पहले अपने पूरे कैबिनेट को ताले से बंद किया। आप सोचिए, हिंदुस्तान, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, पारिकर, एक्सपीरियंस है। अब विचारधारा में अलग है, हम लड़ते हैं, हराएंगे, मगर एक्सपीरियंस है। अडवाणी जी एक्सपीरियंस है। मैं इनसे गले क्यों मिलता हूं? जब भी मैं वीरभद्र सिंह जी से मिलता हूं, आप पूछिए उनसे, मैं गले मिलता हूं। गले क्यों मिलता हूं? क्योंकि एक्सपीरियंस है, ज्ञान है, रिकॉर्ड है इनका। इस प्रदेश को रास्ता दिखाया है, सालों रास्ता दिखाया है। उधर गले मिलना छोड़ो, अडवाणी जी की ओर तो देखते भी नहीं है। मतलब यूं, ये कौन है भाई? ये कौन है? मैं हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हूं, ये कौन है? अरे मोदी जी, इन्होंने आपको सिखाया, ये आपके गुरु हैं। घूमिए, इनको धन्यवाद करिए, इनका जो एक्सपीरियंस है उससे सीखिए। मगर नहीं, मैं प्रधानमंत्री हूं, मेरे आने से पहले हाथी सो रहा था। अरे हिमाचल प्रदेश के लोगों ने क्या किया? बेंगलोर के लोगों ने क्या किया? कुछ नहीं किया। नरेंद्र मोदी से पहले तो सब सो रहे थे। मैं आया तो हिंदुस्तान जगा। आप याद रखिए, पुलवामा में अटैक हुआ, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मैंने कहा देखिए, सीआरपीएफ के युवा शहीद हुए हैं, यह राजनीतिक मामला नहीं है। कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन, 99% नहीं, 99.99, 100% समर्थन हिंदुस्तान की सरकार को, सीआरपीएफ के युवाओं को, हिंदुस्तान की सेना को। और हम इसके बारे में एक शब्द नहीं बोलेंगे। मैं आपको बंबई के हमले की याद दिलाना चाहता हूं। ताज होटल में आतंकवादी हिंदुस्तान के लोगों को गोली मार रहे थे, हमला चल रहा था, और बाहर नरेंद्र मोदी माइक लिए यूं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, अंदर गोली चल रही है और बाहर नरेंद्र मोदी
हिंदुस्तान की लोगों का खून का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने इस बात को देखा। आमतौर से मैं कहता नहीं हूं, आज मैंने सोचा शहीदों के घर आया हूं, आपके यहां आया हूं, थोड़ा तो जिस दिल में जो बात है थोड़ी कह देता हूं। आपके लिए क्या किया? मेड इन इंडिया ना, मेड इन इंडिया कहा था। क्या हिंदुस्तान का सेब मेड इन इंडिया नहीं है क्या? मेड इन चाइना है क्या? ₹5,55,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी ने कर्जा माफ किया है। मैं जहां भी जाता हूं कहता हूं किसानों का कर्जा माफ क्यों नहीं करते? आप सोचिए 35,000 करोड़ रुपए में साल का मनरेगा चल जाता है। 35,000 करोड़ रुपए नीरव मोदी को नरेंद्र मोदी ने दिया। विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए, अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए राफेल मामले में चोरी करके दिया। 43,000 करोड़ रुपए उसका कर्जा माफ किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां जो सेब उगाते हैं, आपका नरेंद्र मोदी ने कितना कर्जा माफ किया? जो यहां छोटी फैक्ट्रियां चलाते हैं, मिडिल साइज बिजनेस चलाते हैं, छोटे बिजनेस चलाते हैं, आपका कितना कर्जा माफ किया? 15 लोगों का 5,55,000 करोड़ रुपए माफ किया। आपसे कहते हैं भैया आप जानो, आपका काम जाने, हमें चाइना का सेब लाना है हिंदुस्तान में, अदानी जी को फायदा पहुंचाना है। ठीक है, वायदा किया था, वो 5 साल पहले की बात है, जुमला था। अब आप चाइना का सेब खाओ, हिमाचल में पकौड़े तलो और चाइना का सेब खाओ। कहा था टमाटो पेस्ट की फैक्ट्री लगेगी, टमाटो पेस्ट की फैक्ट्री लगेगी, टमाटो केचप की फैक्ट्री लगेगी। तो पहला काम सुनिए, मैं आपको अब भविष्य की बात बताना चाहता हूं। सबसे पहले एक मैसेज देना है हिमाचल प्रदेश के गरीब लोगों को, हिमाचल प्रदेश के दुकानदारों को, जो हमारे भाई सेब उगाते हैं, जो टमाटर उगाते हैं, उनको मैसेज देना है। क्यों मैसेज देना है? क्योंकि 5 साल नरेंद्र मोदी ने अन्याय किया। पहला काम मैसेज देने का होता है। तो मैं आपको बताता हूं, 5 महीने पहले मैंने कांग्रेस पार्टी की इकोनॉमिक टीम को चाय पर बुलाया। मैंने उनसे सवाल पूछा। मैंने कहा देखिए 5,55,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी ने 15 लोगों का कर्जा माफ किया है। मैं देख सकता हूं कि 45,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी का माफ हुआ है और 30,000 करोड़ रुपए उसको एक घोटाले में पैसा मिला है। मैं ये समझना चाहता हूं, अगर हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा डालना चाहें, कितना डाल सकते हैं? हैरान हो गए, मेरी ओर देखते हैं, कहते हैं राहुल जी आप क्या बोल रहे हो? मैंने कहा देखो 5,55,000 करोड़ उनका माफ हुआ है, 15 लोग हैं, हम 25 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट पे पैसा डालना चाहते हैं। हिल गए हो, ये क्या कह दिया आपने? सरकार जनता की बैंक अकाउंट में ऐसे पैसे नहीं डाल सकती। मैंने कहा तो ये जो अनिल अंबानी है, इसके बैंक अकाउंट में क्या जापान की सरकार ने पैसा डाला है? क्या इसके बैंक अकाउंट में फ्रांस की सरकार ने पैसा डाला है? हिंदुस्तान की सरकार ने डाला है? आप क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा देखिए आप पता लगाइए, नुकसान नहीं करना है। दुकानदार, मिडिल साइज बिजनेस, छोटे बिजनेस वाले, इनफॉर्मल इकोनॉमी हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है। हम गरीबों को मदद करते हुए इनका नुकसान नहीं करना चाहते। आप मुझे नंबर दीजिए, मुझे यह बताइए कितना पैसा हम गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं। अगर आपने मुझे बताया 500 रुपए डाल सकते हैं, मजा नहीं आया तो नहीं डालेंगे। मगर अगर आपने मुझे अच्छा नंबर दिया और आपने कहा कि इससे नुकसान नहीं हुआ तो हम डालेंगे। चले गए, वापस आए,
कागज पे उन्होंने नंबर लिखा जो आपने यहां लिखा हुआ है, 72,000। मैंने कहा ये क्या है? कहते राहुल जी आपने कहा था 25 करोड़ लोगों को पैसा देना है। तो मैंने कहा 72,000 कितने समय में? 10 साल, 15 साल, 20 साल? कहते नहीं, 1 साल। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा 1 साल? कहते हां। मैंने कहा कितने लोगों को? 5 करोड़ परिवारों को, 25 करोड़ लोगों को। कितने समय के लिए? कहते हैं, अच्छी तरह सुनिए, जब तक इन लोगों की आमदनी 12,000 रुपए प्रति महीना से कम होगी तब तक इनको न्याय योजना का पैसा मिलेगा। अब बात पलट गई। नहीं, अब बात पलट गई। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा चिदंबरम जी आपने कोई गलती की है, यह हो ही नहीं सकता। यह हो ही नहीं सकता कि 5 करोड़ परिवारों को 72,000 रुपए हम दे सकते हैं साल के। 5 साल में 3,60,000 रुपए दे सकते हैं और हिंदुस्तान के मध्यम वर्ग, हिंदुस्तान के छोटे दुकानदार, हिंदुस्तान के स्मॉल मीडियम बिजनेस, इनफॉर्मल सेक्टर वाले लोग, किसानों का नुकसान नहीं होगा। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। यह आपका नंबर गलत है। कहते राहुल जी हमने 5 महीने काम किया, यह नंबर गलत नहीं है, यह नंबर सही है। मैंने कहा समझाइए। कहते राहुल जी जैसे ही नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, गब्बर सिंह टैक्स लागू किया, उन्होंने हिंदुस्तान की जनता, सोलन की जनता, शिमला की जनता के जेब से, घर से पैसा निकाला। ये जो हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, आप लाइन में खड़ी थी ना नोटबंदी में, आप खड़ी थी ना, इन्होंने पैसा बचा के रखा था ना, वो नरेंद्र मोदी ले गए। जब नरेंद्र मोदी आपका पैसा ले गए तो जो आप पहले खरीदती थी बच्चों के लिए टी शर्ट, जूता, शर्ट, पैंट, टूथब्रश, टूथपेस्ट, वो आपने खरीदना बंद किया, पैसा ही नहीं था। सही सही। और ये महिलाएं अकेली नहीं थी, नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों लोगों से ये पैसा छीना। जैसे ही पैसा छीना, हिंदुस्तान की जनता ने माल खरीदना बंद किया। जैसे ही माल खरीदना बंद किया, दुकानों में माल बिकना बंद हुआ। दुकानों में माल बिकना बंद हुआ, फैक्ट्रियां बंद हुई। फैक्ट्रियां बंद हुई, बेरोजगारी शुरू हुई। 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज। अब कांग्रेस की टीम ने मुझे समझाया, राहुल जी न्याय योजना का पैसा 25 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट में जाएगा। जैसे ही पहुंचेगा, हिंदुस्तान के 25 करोड़ लोग, 5 करोड़ परिवार माल खरीदना शुरू करेंगे। कोई शर्ट, कोई पैंट, कोई जूता, कोई सेलफोन, काले चश्मे खरीदना शुरू करेंगे। जैसे ही खरीदना शुरू करेंगे, दुकानें चालू हो जाएंगी। जैसे ही दुकानें चालू हो जाएंगी, फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी। फैक्ट्री के मालिक युवाओं को बुला बुला कर कहेंगे, इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, तुम्हें रोजगार देना है। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चालू हो गई, जंप स्टार्ट हो गई। भाइयों और बहनों, न्याय योजना का सबसे ज्यादा फायदा छोटे दुकानदारों को, छोटे बिजनेस वालों को, मिडिल साइज बिजनेस वालों को और हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को होगा। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डाला जाता है, जैसे गाड़ी में पेट्रोल डाला जाता है, ट्रक में डीजल डाला जाता है, वैसे न्याय योजना हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के इंजन में पेट्रोल डीजल है। नमस्ते, मेरा नाम ध्रुव वर्मा है और आप देख रहे हैं खबरी अड्डा। दोस्तों, मैं 2 दिन से शायद आप सबसे नहीं मिल पाया। बहुत सारे व्यूवर्स की कॉल भी आ रही थी और मैंने सोचा कि आप सबको आज आप सभी लोगों से जुड़ा जाए तो ज़्यादा सही है, क्योंकि मैं 2 दिन से शायद थोड़ा सा बीमार था और थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, तो मैं नहीं जुड़ पाया आपसे। और आज मैं आपसे जुड़ रहा हूं और आपको कुछ खबरों की ओर ले चलूँगा, क्योंकि बिहार चुनाव का आप समझ ही रहे हो कि कितनी गर्माहट बिहार चुनाव में है। और दावा सभी पार्टियां अलग अलग अपना दावा कर रही हैं जीतने का। वहीं पर बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जन संबोधन के दौरान जब नीतीश कुमार आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि वे अनुभवहीन नहीं हैं, तब तेजस्वी का भी पलटवार कुछ देर में आ जाता है कि यदि वे इसके लायक नहीं थे, यदि वे उसके अनुभवहीन नहीं थे, तब उन्हें डिप्टी सीएम क्यों बनाया गया था। तेजस्वी ने नीतीश को चुनौती देते हुए कहा कि
वो किसी भी विकास के किसी भी मुद्दे पर जो बिहार में उन्होंने कराया उस पर वे बैठ करके हमसे सामने सामने बहस कर लें, फिर वो बताएं कि उन्होंने कितना विकास किया है। उसी के साथ ये पूरी जो बिहार की गर्माहट है वो धीरे धीरे राजस्थान तक की पहुंच गई। राजस्थान में आप जानते ही हैं, राजस्थान में भी उठापटक वो काफ़ी दिन से चल रही थी और आज फिर ऐसा हुआ कि सचिन पायलट ने क्या किया, सचिन पायलट ने भी अपने कमान से तीर निकाल दिए और कांग्रेस नेता जो सचिन पायलट हैं, सचिन पायलट ने मंगलवार को यहाँ दावा किया कि बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद परिवर्तन होगा और निश्चित रूप से आरजेडी और कांग्रेस की साझा सरकार बनेगी। पायलट ने कहा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कथित सुशासन की कलई पूरी तरीके से खुल चुकी है। और कोटा में जो बच्चे फंस गए थे, शायद आप सब ने देखा होगा, जो कोटा में बच्चे फंसे हुए थे उस पर भी उन्होंने तंज कसा और बताया कि उनके लिए नीतीश कुमार ने कुछ भी नहीं किया। पायलट ने कहा कि नीतीश कुमार ने जब बच्चे फंसे हुए थे तब नीतीश कुमार ने कोई भी सेवा नहीं की। जो मजदूर आ रहे थे उनको भी किसी तरीके से उनकी मदद नहीं कर पाए। पायलट ने कहा था कि नीतीश कभी लालू के साथ और कभी आरजेडी, कभी भाजपा के साथ और लोजपा के साथ, और कुर्सी के लिए वो मतलब जोड़ तोड़ की, मतलब वो यही अपना बयान देना चाह रहे थे कि जो नीतीश कुमार हैं वे अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और पायलट ने कहा कि भाजपा और नीतीश कुमार की पार्टी के लिए लोग कुछ भी बोलें, लेकिन जो महागठबंधन बना है कांग्रेस और राजद का, जो चुनाव अभियान चल रहा है और युवाओं से जो जुड़ाव हो रहा है, बिहार में परिवर्तन होगा। और मुझे लगता है कि कांग्रेस और राजद की साझा सरकार बिहार में निश्चित है। उसके बाद क्या हुआ कि आपने पुष्पम प्रिया का बिहार में तो चुनाव बहुत तेजी से सुना होगा, बहुत ही लाइमलाइट में आजकल हैं और इस समय मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी हैं। तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को द प्लूरल्स पार्टी की जो याचिका पुष्पम प्रिया ने डाली थी उस पर चुनाव आयोग से उच्च न्यायालय ने जवाब मांगा है। याचिका में बिहार विधानसभा चुनाव में शतरंज बोर्ड जो था वो आम चुनाव चिन्ह के तौर पर इस्तेमाल करने की मांग की गई थी। बता दें कि इसमें क्या था, प्लूरल्स पार्टी ने जो बिहार चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया था उसमें जो पार्टी की अध्यक्ष जो पुष्पम प्रिया हैं, पुष्पम प्रिया के बारे में तो आप जानते ही होंगे। पुष्पम प्रिया लंदन से पढ़ करके लौटी हैं और भारत में वो अपनी राजनीतिक पैठ बनाने की तैयारी में हैं और अपने को मुख्यमंत्री का दावेदार भी बताती हैं। वहीं पर पुष्पम प्रिया ने अपने घोषणा पत्र में शिक्षा के स्तर की बात की थी। शिक्षा के स्तर को सुधारने की बात पुष्पम प्रिया हमेशा से कहती रहती हैं और उन्होंने अपने घोषणा पत्र में यह सब लिखा भी है। पुष्पम प्रिया ने अपने घोषणा पत्र में शिक्षा का स्तर सुधारने का वादा तो किया ही है। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में एजुकेशन रिफॉर्म के अंतर्गत जो कॉमन स्कूल सिस्टम होने की बात कही है, उसमें सभी नेता और अफसरों को अपने बच्चों को उन्हीं सरकारी स्कूल में पढ़ाना होगा। ये बात वो कर रही हैं और बता रही हैं कि उसकी जो व्यवस्था होगी वो बहुत बेहतर होगी। उन्होंने घोषणा पत्र में जो दावे किए हैं उस घोषणा पत्र का नाम बड़ा रोमांचक है। 8 दिशा 8 पहर करके उन्होंने नाम रखा है और इससे घोषणा पत्र से भी बहुत कुछ प्रदर्शित हो जाता है। जैसे कि घोषणा पत्र में कहा गया है कि बिहार का विकास है 8 जोन में बनाकर किया जाएगा, जिसके तहत सभी जिलों में इसमें सम्मिलित किया जाएगा। पार्टी ने 80 लाख रोजगारों की भी बात कही है। वहीं पर सारी पार्टियां अपना अलग अलग दावा भी कर रही हैं और वहीं पर आज इतनी गर्मी, चुनावी गर्मी, मतलब आप कुछ और बात समझ लीजिएगा क्योंकि इस समय टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो रहा है और ठंडी की ओर हम बढ़ रहे हैं, लेकिन चुनावी गर्मी एकदम से मेंटेन है। चुनावी गर्मी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। योगी आदित्यनाथ के उनके उपचुनाव लगे हुए हैं और बिहार का वो अलग का उपचुनाव लगा हुआ है, तो सब अपने तीर छोड़ने के लिए व्याकुल हैं।
वहीं पर बिहार में बहुत सारी रैलियां भी फिक्स की गई हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भी, और वहीं पर राजनाथ सिंह की एकदम से बहुत सारी रैलियां लगाई गई हैं, ताबड़तोड़ रैलियां, जिससे प्रभाव पड़े एनडीए को जीत के लिए। तो बहुत सारे जो नेता हैं उनकी रैलियां इस समय फिक्स की गई हैं। मतलब उसी के साथ योगी आदित्यनाथ भी पहुंच गए। योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में वो सारे मुद्दे गिनाए जिन्होंने जो उनके घोषणा पत्र में उन्होंने लिखे थे। उन्होंने राजद के नेतृत्व में यहाँ जो गाय भैंस वाला जो चारा खा गए लोग, ये सब बातें वो बोलने लगे वहाँ पर जब मंच पर चढ़े। हालांकि उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत बहुत सहजता से की और फिर धीरे धीरे बार पे बार वो सारी पार्टियों को निशाने पर ले गए। उन्होंने मंदिर की भी जिक्र की, मंदिर का जिक्र किया कि हम हमेशा से दावा करते आए थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला हम आएंगे, तो तारीख भी बताएंगे। ये सब बहुत सारे दावे उन्होंने किए।